उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में इस समय गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। आलम यह है कि लोग गर्मी से बचने के लिए घर में लगातार एसी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर अगर हम दिल्ली एनसीआर के इलाके की बात करें तो यहाँ पर दिन के समय बहुत तेज़ तीखी धूप लगती है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। लोगों के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। कभी दिल्ली में बादल आ जाते हैं तो कभी तेज तीखी धूप निकल जाती है, लेकिन बादल आने के बाद भी दिल्ली के जो अधिकतम तापमान है उसमें ज्यादा गिरावट देखी नहीं जा रही है। आप आज की भी बात करेंगे तो आज आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में देख सकते हैं कि तीखी तेज धूप आसमान में खिली हुई है। बिल्कुल भी बादल आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे कहीं भी। लेकिन वहीं अगर हम कल की बात करें तो कल मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जताया गया है कि कल दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं दिल्ली के आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान तकरीबन 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं अगर हम बात करें अब ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों की या पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों में भी इस समय गर्मी अपना प्रकोप दिखाती हुई दिखाई दे रही है। गर्मी भी कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार आने वाले दिनों में पहाड़ के लोगों को भी गर्मी से राहत मिल सकती है और पहाड़ों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक कई कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि 2 से 3 दिन के बाद जो है मौसम में परिवर्तन हो सकता है और उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कई जगहों पर मौसम विभाग ने लू के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो आज और कल दिल्ली में जो है वो तेज तीखी धूप खिल सकती है। हालांकि कल देर शाम तक मौसम विभाग ने, जैसा अभी हमने आपको बताया, कि बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन उससे अधिकतम तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। कल भी जो दिल्ली का अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि 2 दिन बाद एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है और उत्तर भारत में बारिश कई इलाकों में हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। दिल्ली में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। दिल्ली में पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की वजह सिंदूर ऑपरेशन है, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष सरकार से कई अहम सवाल कर रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आम आदमी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हों, लगातार बीजेपी से ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही थी कि सिंदूर ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड बंद करने की धमकी दी थी। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार और बीजेपी को घेर रहा है। हालांकि इस मसले को लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से अपना बयान जारी कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना यह है कि भारत ने किसी भी तरह से ना कोई मध्यस्थता का फैसला किया और ना ही भारत किसी के आगे झुका है। ये भारत का आंतरिक मामला है, जिसको लेकर के राजनीति की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने दोनों के सीज़ फायर का स्वागत किया है, ना कि कोई मध्यस्थता का बीच का रास्ता निकालने की बात कही है। हालांकि इसको लेकर के अब सभी राजनीतिक दल, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल बीजेपी को लगातार घेर रहा है। उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में और अमेरिका के दबाव में आकर सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आज दिल्ली में राजनीति का केंद्र रही। आपको बता दें कि NIA में बंद कश्मीरी नेता यासीन मलिक की पत्नी ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। उनकी पत्नी मिशेल मलिक पाकिस्तानी हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि BSF के इस जवान को छोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि यासीन मलिक की रिहाई का सौदा इस BSF के जवान के बदले करना चाहिए था। मिशेल मलिक ने कहा कि भारत के अंदर यासीन मलिक को कभी भी फांसी की सज़ा दी जा सकती है। मैं सरकार से मांग करूंगी कि उनको पाकिस्तान लेकर आया जाए। इस मामले को लेकर के भी आज राजनीतिक माहौल दिल्ली के अंदर बेहद गर्म रहा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।
लखनऊ के मोहनलालगंज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तकरीबन सुबह 5 बजे एक बस स्लीपर बस आग का गोला बन गई। दरअसल बिहार से दिल्ली की ओर जा रही यह स्लीपर बस थी जो लखनऊ के रास्ते मोहनलालगंज होकर के दिल्ली जानी थी। तकरीबन सुबह 5 बजे यह बस आग का गोला बन गई। आग किस वजह से बस में लगी इनके कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में तकरीबन 5 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लगभग 5 लोगों में 2 मासूम बच्चे थे और बाकी 3 बड़े भी थे। आपको साफ तौर पे बता दें, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। बस के चालक और परिचालक ने बस में सोते हुए यात्रियों को बचाने के बजाय बस से भाग जाना उचित समझा और चलती बस से दोनों ही कूद गए। आपको बताएं कि ये बस तकरीबन 1 किलोमीटर तक आग का गोला बनकर चलती रही। तकरीबन सड़क पर सभी ने मूक दर्शक बनकर के कारनामा देखा। बहुत समय के बाद जाकर अग्निशमन को बुला करके चलती बस को फायर विभाग ने जाकर के जलती हुई आग को बुझाने का काम किया। आपको बताएं तकरीबन 60 लोगों की संख्या थी इस पूरी बस में, जबकि बस की जो कैपेसिटी थी वो 54 यात्रियों की थी, लेकिन ओवरलोडिंग के साथ साथ बस में तमाम अनफिट कारणों की वजह से बस में आग लगी। तकरीबन स्लीपर बस में 60 से अधिक लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे। सुबह 5 बजे की घटना जब लखनऊ के मोहनलालगंज में अफरा तफरी मच गई। एक बस में सीधे सीधे आग लगी और आग में 5 मासूम लोग मारे गए। इस पूरी घटना के दौरान चालक और परिचालक दोनों ही बस को छोड़कर मौके पर भाग गए। हालांकि बस में ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, इन कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने तत्काल रूप से मौके पर जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया, अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल पहुंचाने के बाद उनके बारे में समस्त जानकारी लेकर के संबंधित बिहार क्षेत्र में भेजा गया है, जिससे कि वो अपने परिजनों से मिल सकें या वो परिजन लखनऊ आकर के उन लोगों की शिनाख्त कर उन्हें ले जा सकें। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, चूँकि आरटीओ कहीं ना कहीं अनफिट बसों को चलने की परमिट दे देता है और ऐसे में भुगतान आम मासूम जनता को करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहरों में जाम की स्थिति को लेकर विशेष कार्य योजना बनाई गई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने ट्रैफिक प्लान को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से ADG यातायात ने तमाम जो बड़े महानगर हैं उत्तर प्रदेश में, उन शहरों के कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने बृहद प्लान बनाया है और उस प्लान के अनुरूप लगातार ट्रैफिक कहीं पे भी जाम ना लगे, यानी ट्रैफिक की स्थिति सुदृढ़ हो, इसको लेकर विशेष कार्य योजना बनाई गई है। लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ट्रैफिक के जाम से लोगों को मुक्ति मिले और शायद लगातार जो अधिकारी हैं वो कवायद कर रहे हैं। और फिर भी राजधानी लखनऊ में जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हुई है, तो ये भी माना जा रहा है कि पहला जो एक्शन प्लान होगा वो राजधानी लखनऊ में होगा कि ताकि राजधानी लखनऊ में जाम के झाम से लोगों को मुक्ति मिले। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से कवायद की जा रही है कि आने वाले समय में जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक दबाव को कम किया जाए। जो कार्ययोजना बनाई गई है उसका आने वाले समय में असर जरूर उत्तर प्रदेश के जनपदों में देखने को मिला है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब ट्रैफिक के जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। कांग्रेस पार्टी खासतौर पे डोर टू डोर जाने का प्लान बना रही है। 2027 का चुनाव करीब है और कांग्रेस पार्टी दिशा निर्देश तय कर रही है कि आखिरकार 2027 का विधानसभा का चुनाव कैसे उनके फेवर में हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर है। आखिरी सरकार सन 1979 में बनी थी, उसके बाद कोई भी कांग्रेस सरकार नहीं बनी और अब तो उनके विधायक की जो गिनतियां हैं वो बिल्कुल ना बराबर है। 2 विधायक विधानसभा में हैं। कभी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा विधायक हुआ करते थे और सत्ता में भी भागीदारी कांग्रेस पार्टी की रहती थी, मगर आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नीचे इस स्तर पर पहुँच चुकी है। कोई भी इस तरह से चीज़ें नहीं नज़र आ रही जिसमें ये नज़र आ जाए कि विधानसभा के चुनाव या
पूर्व में अभी लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति हो जाए बेहतर। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से मिलकर चुनाव 2024 का लड़ा था, जिसमें 6 सांसद कांग्रेस पार्टी को मिले थे। अब देखने वाली बात है कि 2027 में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण, केंद्र से निर्देश मिला है अजय राय को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि डोर टू डोर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सांसद के मतलब जनपद के स्तर पर, लोकसभा स्तर पर हर इलाके में जाएं, बताएं कि कांग्रेस पार्टी विकल्प है प्रदेश का और देश का। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह से सत्ता से दूर रहेगी तो ना प्रदेश का विकास हो पाएगा, ना देश का विकास हो पाएगा। वहाँ दूसरी तरफ बहुत से विधायक, बहुत से पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और बड़े नेता समाजवादी पार्टी आपस में जो है उनकी खींचतान चल रही है, ख़ासतौर पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है पॉलिटिक्स को लेकर, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच में क्या 2027 की विधानसभा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का क्या गठबंधन रहता है या नहीं रहता है, ये जो बड़े नेता हैं यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर पे गांधी परिवार, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तय करें हैं। मगर जो प्रदेश लेवल के नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये नताइज सामने आ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2027 में टूट जाए और 2027 में अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और समाजवादी भी अकेले चुनाव लड़े। अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब देखने वाली बात है कांग्रेस की स्थिति कैसी होती है और कैसा बेहतर प्रदर्शन वो 2027 विधानसभा में कर पाती है। कैमरा सुमित के साथ रजा बाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। अगर आप भी सफर के शौकीन हैं और अपनी कार या बाइक से फर्राटा भरते हैं तो ये खबर जान लें, क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। क्योंकि अगर आपने अब पीलीभीत बीसलपुर हाईवे पर वाहन को तेज रफ्तार में दौड़ाया तो अब आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो बता दें कि हाईवे पर यातायात नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की रूपरेखा तय की जा रही है। कार्यदायी संस्था की ओर से इस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वाहनों की रफ्तार और अन्य नियमों की अनदेखी पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी और परिवहन विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई भी करेगा। दरअसल पीलीभीत से बीसलपुर तक करीब 40 किलोमीटर हाईवे को अब आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था मोर्थ की ओर से इस पार काम भी शुरू कर दिया गया है। इस मार्ग पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और कैमरे की मदद से वाहनों की निगरानी की जाएगी। हाईवे पर लगाए गए कैमरों में सेंसर की मदद से तेज रफ्तार, सीट बेल्ट, हेलमेट, क्षमता से अधिक सवारी आदि की निगरानी की जाएगी। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद मोर्थ पर वह सूची परिवहन विभाग को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद विभाग नियमानुसार वाहनों पर कार्रवाई को अमल में लाएगा। बता दें कि लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में कार्यदायी संस्था मोर्थ की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए और ट्रैफिक की दिक्कतों को कम करने में संस्था की यह पहल कितनी कारगर साबित होने वाली है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, जेके 24x7 न्यूज, पीलीभीत। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इनकम टैक्स के साथ साथ ईडी के छापों से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। महाराष्ट्र से जहां इनकम टैक्स और ईडी की संयुक्त कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है, महाराष्ट्र के कई जिलों में इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी जारी है। अमरावती, अकोला, यवतमाल और पड़तवाड़ा में सोने चांदी की दुकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ अमरावती में ही 8 से ज्यादा आभूषण दुकानों पर कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि इन दुकानों में टैक्स चोरी और बेहिसाब सोने की खरीद फरोख्त की जा रही थी। अभी तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरी ओर वसई विरार से एक बड़ी खबर
सामने आई है। यहाँ अवैध इमारतों को लेकर बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के पूर्व पार्षद सीताराम गुप्ता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। गुप्ता पर मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप है। जानकारी के मुताबिक इन इमारतों की जमीन सरकारी थी, लेकिन निर्माण और बिक्री के बाद प्रशासन को इनकी भनक लगी। अब ईडी इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और सीताराम गुप्ता के कई ठिकानों पर रेड डाली है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई से कहां क्या मिलता है, इस पर सभी की नजरें लगी हुई है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, अमरावती। पंजाब के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने आज एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 1 जून से पहले अब पंजाब के खेतों में धान की रुपाई हो सकेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सुबह ऐलान किया कि पंजाब के किसान DSR तकनीक के जरिए धान की रुपाई आज से अपने खेतों में कर सकते हैं। इस तकनीक का सीधा मतलब है कि अब किसानों को पहले अपना खेत जोतना नहीं पड़ेगा, वहां पर पानी नहीं छोड़ना पड़ेगा। सीधा DSR तकनीक के जरिए यानी कि सीधा मशीनों के जरिए सूखी जमीन के ऊपर भी धान का बीज जो है वो बोया जा सकता है, यानी कि धान की रुपाई की जा सकती है। पंजाब सरकार ने इस बार पूरे पंजाब के अंदर करीब 5 लाख एकड़ जमीन पर DSR तकनीक के जरिए धान की रुपाई करने का लक्ष्य तय किया है और सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि जो किसान DSR तकनीक के जरिए धान की रुपाई करेंगे उनको 1500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और सरकार का ये दावा है कि इस तकनीक के जरिए पंजाब का जो जमीन निचला पानी है उसमें 15 से 20% की बचत जो है वो की जा सकेगी और इससे काफी जमीन निचला पानी बचाया जा सकेगा। पिछले साल की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर करीब 2,50,000 एकड़ से ज्यादा रकबे के ऊपर DSR के जरिए धान की बिजाई की गई थी और इस बार फिर सरकार ने ये संकल्प लिया है कि DSR से ज्यादा धान की रुपाई खेतों में की जाए और इससे पानी की बहुत ज्यादा बचत होगी। सरकार का ये दावा है कि पंजाब के करीब 113 जो जोन है वो डार्क जोन के अंदर है पानी के, और यही कारण है कि पानी का खतरा लगातार पंजाब में मंडरा रहा है। लेकिन अगर इसी तकनीक के जरिए धान की रुपाई की जाती है तो उससे किसानों और खास तौर पर जमीन निचले पानी की बचाव को लेकर काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। यूं तो प्रदेश में जमीन की धोखाधड़ी और दबंगों द्वारा काबिज जैसे कई मामले सामने आते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले अंतर्गत विकास खंड छुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ के आदिवासी किसान की जमीन को एक अवैधानिक तरीके से कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से OBC वर्ग के आदमी के नाम पर रजिस्ट्री की जा चुकी है। वहीं यह रजिस्ट्री 2 बार OBC वर्ग के व्यक्ति के नाम पर हो चुकी है, जबकि अगर हम प्रशासन के नियमानुसार माने तो आदिवासी की जमीन की रजिस्ट्री आदिवासी के नाम पर ही होगी और अगर विशेष कारणों से किसी कारणवश उसे अन्य जो वर्ग के व्यक्ति है उनको बेचना है तो कलेक्टर की विशेष अनुमति के बिना यह जो कार्य है वैधानिक नहीं होगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार आदिवासी किसान की जमीन को OBC वर्ग में 2 बार रजिस्ट्री होना और किसी प्रकार की कार्यवाही व जानकारी नहीं होना प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठाना लाजमी है। वहीं इस संबंध में जो आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्यवाही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस प्रकार 2 बार आदिवासी किसान की जमीन को OBC वर्ग में
रजिस्ट्री होने के बाद क्या संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कुछ पता नहीं होगा? अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद किन किन अधिकारियों पर गाज गिरती है या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत।